नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के सभी बागानों में शायद ही हर साल फलन होता है और पुराने बागों में तो ये समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। किसान भाइयों, इस समस्या का समाधान है। आप कुछ प्रबंधनों और दवाओं का सही तरह से प्रयोग करके अपने बाग से हर साल फलों का उत्पादन ले सकते हैं। तो प्रति वर्ष फलन के लिए वे तकनीक क्या है, जानेंगे आज के इस अंश में। उत्तर प्रदेश में आम की बागवानी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक एरिया पर है और उत्पादन भी सबसे अधिक यही होता है। लेकिन अधिकतर किस्मों में हर वर्ष फलन नहीं होता है या जिस डाली पर एक वर्ष फलन हुआ अगले वर्ष उस डाली पर फलन नहीं होता है। जबकि दक्षिण भारत में इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। तो उत्तरी भारत में इस तरह की समस्या से बचने के लिए कुछ तकनीकों को अपनाकर हर वर्ष फलन ले सकते हैं। जब आप आम की तुड़ाई कर लेते हैं तो शाखाओं की छंटाई जरूर करें। शाखाओं की छंटाई ऊपर से 10 से 15 सेंटीमीटर छोड़कर करें। अगर ये काम आपने अभी तक नहीं किया है तो इस समय भी कर सकते हैं। अब आपने छंटाई कर ली। छंटाई के बाद इस समय यानी सितंबर में कलतार का प्रयोग करें। कलतार एक वृद्धि नियामक दवा है जिसका रासायनिक नाम पेक्लोब्यूट्रोजोल है। इसका प्रयोग पेड़ की उम्र के हिसाब से किया जाता है। यदि पेड़ की कैनोपी 1 मीटर यानी दोपहर में पेड़ की छाया चारों तरफ 1 मीटर आती है तो 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करें। अगर कैनोपी 2 मीटर है तो 8 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करें। अगर कैनोपी 3 मीटर है तो 12 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करें। इस तरह से कैनोपी जितनी अधिक है उस आधार पर दवा की मात्रा बढ़ाते रहें। अब कितना पानी लें वो जानते हैं। अगर 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है तो 1 लीटर पानी लें और 8 मिलीलीटर दवा का प्रयोग करना है तो 2 लीटर पानी लें। दवा के हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ती है। पानी की मात्रा अधिक हो सकती है लेकिन कम नहीं करनी है। बताई गई दवा की पूरी मात्रा का प्रयोग पहले वर्ष करें, दूसरे वर्ष दवा की मात्रा आधी कर दें, तीसरे वर्ष 3/4 कर दें, चौथे वर्ष इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर 5वें वर्ष से इसी क्रम में दवा का प्रयोग करते रहें। आप देखेंगे कि आपके बाग में फल हर वर्ष आना शुरू हो जाएगा। इस समय बड़े क्षेत्रफल पर कद्दू वर्ग की फसलें जैसे लौकी, खीरा, करेला, तोरई की खेती की जाती है। ये फसलें इस समय कई अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, इन फसलों को कीट रोगों से नुकसान अधिक होता है। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए कीट रोगों का नियंत्रण उचित समय पर करें, जिस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विषय विशेषज्ञ वीरेंद्र प्रताप सिंह। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में। तो बात करते हैं कि कौन कौन से प्रमुख रोग हैं। तो प्रमुख रोग में सबसे पहले बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णिल आसिता रोग। ये फफूंद जनित रोग है और इसका जो प्रमुख लक्षण है कि पत्तियों की ऊपरी सतह पे देखेंगे सफ़ेद चूड़ सा पाउडर सा जमा दिखाई देता है और जैसे जैसे इसका प्रकोप बढ़ता है ये पत्ती के दोनों सतहों पर इसके पाउडर जम जाते हैं और फल पे भी इसके अधिक संक्रमण होने पे इसके धब्बे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से फल प्रयोग लाने योग्य नहीं रह जाता। तो हमें उपज में काफ़ी हानि होती है। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए क्या करें कि किसान भाई गंधक चूर्ण आता है उसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम फसल में छिड़काव करते हैं तो इस रोग से हम प्रबंधन पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसान भाई देखते हैं कि एक बार के छिड़काव से प्रबंधन अच्छा नहीं होता, तो डिकोफिल नामक एक रसायन आता है, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पे पुनः छिड़काव कर दें तो इस रोग से हम प्रबंधन पा सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इसमें रोग लगता है पीला मोजैक। पीला मोजैक एक विषाणु जनित बीमारी है और ये सफ़ेद मक्खी द्वारा रोग ग्रसित पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। तो इसके लक्षण देखेंगे कि पत्तियां एकदम बौनी रह जाती हैं छोटी गुच्छे में और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो फल भी नहीं आते और लगते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे विकृत रूप से लगते हैं, तो काफ़ी हानि पहुँचती है। तो इसके प्रबंधन के लिए क्या करें किसान भाई कि सबसे पहले तो विषाणु प्रतिरोधी प्रजातियों का चयन करें और खरपतवार को नष्ट करें, क्योंकि जितने भी कीट पतंगे होते हैं उस पर खरपतवारों के अंदर छिपे रहते हैं और काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार का निदान करें और इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या करें कि पीला ट्रैप आता है चिपचिपा, उसको लगाएं जिससे सफ़ेद मक्खी उस पर आके चिपक जाती है, तो एक अच्छा प्रबंधन हो जाता है। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त आप सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप अधिक होने पर इमीडाक्लोप्रिड
1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे आप काफी हद तक इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख कीट हैं। तो खीरे की फसल में सबसे जो प्रमुख कीट है वो लाल भृंग कीट है। ये देखेंगे छोटे से लाल रंग के कीड़े होते हैं जो पत्तियों पे खुरच कर उसको खाते हैं, जिससे कि पत्ती जालीनुमा संरचना में दिखाई पड़ती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो खरपतवार जितने हैं उसको सफाई कर लें अच्छे से, और उसके बाद में रसायन के रूप में हम क्या कर सकते हैं कि प्रोफेनोफास या फिप्रोनिल नामक कीटनाशी की दवा आती है, जिसकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काव करें तो इस कीट से हम प्रबंधन पा सकते हैं। अब दूसरा कीट जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है फल मक्खी। फल मक्खी कीट जो सफ़ेद से छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो फल के अंदर इनकी जो इल्लियाँ होती हैं उसमें कीड़े अंडे देते हैं और उस अंडे से इल्लियाँ निकल के पौधे के गूदे को खाती हैं, तो फल खराब हो जाता है हमारा। फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए एक देसी तरीका भी अपना सकते हैं। इसमें आप 1 एकड़ खेती के लिए गुड़ या चीनी का 1 लीटर गाढ़ा घोल तैयार करें और उसमें 10 मिलीलीटर मेलाथियन दवा मिलाएं और छोटे छोटे मिट्टी या प्लास्टिक के प्यालों में आधा आधा भरकर 8 से 10 जगहों पर रखें। इससे आकर्षित होकर फल मक्खी कीट नष्ट हो जाएंगे। और यदि तब भी कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियन दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आपकी फसल इस कीट से होने वाले नुकसान से बच जाएगी। अब बात करते हैं कि किसान भाई इस तरीके से अगर आप पूरा अपनी फसल की देखरेख करते हैं तो एक हम अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। मेंथा की खेती यूपी समेत देश के कई हिस्सों में फरवरी से लेकर अप्रैल मध्य तक की जाती है और रोपाई के पहले मेंथा की नर्सरी तैयार की जाती है, जिसके लिए मेंथा के सकर्स यानी जड़ की जरूरत होती है, जिसे तैयार करने का ये सही समय है। जड़ तैयार करने की तकनीक पर विस्तार से बता रहे हैं केंद्रीय औषधीय एवं संघन संस्थान लखनऊ के डॉक्टर देवेंद्र कुमार। मेंथा की जो रोपाई है जड़ हेतु इस समय किसान भाई करते हैं बरसात के बाद, बरसात के आसपास। हमारे देश में मेंथा की खेती बड़े पैमाने पर होती है, जिसके लिए जड़ द्वारा नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है या इन्हीं जड़ों को सीधे रोप दिया जाता है। रोपाई का यह कार्य जनवरी के दूसरे पखवाड़े से अप्रैल के पहले पखवाड़े तक किया जाता है। इसके लिए किसान जड़ों की खरीदारी अन्य किसानों या कृषि संस्थाओं से करते हैं, जहां ये जड़ 1000 से 2000 रुपए प्रति कुंतल के हिसाब से मिलता है, जबकि जड़ बनाने का कार्य किसान खुद ही कर सकते हैं। जड़ उत्पादन के लिए किन किन तकनीकी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं। तो जिन किसानों ने अब तक नहीं लगाया है वो किसान भाई क्या करें, जो 15 जून के आसपास जिन्होंने पौधे काट लिए हैं उनके पौधे लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर के आसपास बड़े हो गए होंगे और उन पौधों को किसान पहले छोड़ देते थे एक कोने हिस्सा खेत कटाई के बाद, और अब किसान भाई क्या करें उसको मेड़ पे कम से कम 100 से 150 वर्ग मीटर पर रोपित कर दें। मेड़ पे रोपित करने से फायदा ये होगा कि एक तो आपका जो रिसोर्स है वो कम लगेगा उस पर, जैसे कि खाद हुआ आपका या फिर पानी का इस्तेमाल हुआ, निराई उड़ाई भी उस पर जो खरपतवार उसकी कमी आती है इसके विशेष रूप से। जड़ के लिए एक थोड़े से स्थान पर खेत को तैयार कर क्यारियां बना लेते हैं और उसमें जड़ों को काफी घनी मात्रा में लगाकर सिंचाई करते रहते हैं। इस प्रकार इन जड़ों से अधिक मात्रा में जड़ तैयार होंगे जो आगे मेंथा की खेती के काम आएंगे। इसके साथ साथ इस पे जो हमारा मोथा बहुत ज़्यादा आता है, दूसरे जो खरपतवार वो ज़्यादा आते हैं, तो इसके लिए इस समय वो किसान भाई उसको मैनुअली निकाल दें और 1 से 2 बार निकालने के बाद चूँकि पौधे मेड़ पे लगे होते हैं तो मेड़ पे पौधे ऊपर की तरफ बढ़वार करते हैं तो वो जो खरपतवार निकलता है उसको दबा देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है वो नहीं आता है। दूसरी बात जो इसका खुदाई का बेहतर समय होता है वो होता है दिसंबर के 15 से 20 दिसंबर के आसपास ये फसल परिपक्व हो जाती है मेड़ पे लगाने से, क्योंकि इसमें क्या है कि प्रॉपर एरेशन होता है, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर परिपक्वता जल्दी मिल जाती है। और जो किसान भाई 15 से 20 दिसंबर के आसपास इस पे जड़ को खोदते हैं वो जड़ उनको कम से कम 2.5 से 3 किलोग्राम 1 वर्ग मीटर में मिलती है। वहीं अगर हम समतल की बात करें जो किसान भाई छोड़ देते हैं उसमें वो उनको लगभग 1 किलोग्राम के आसपास तक ही मिल पाती है। इसके साथ साथ जो जड़ मेड़ पे उनको मिलती है वो दूधिया रंग की एकदम सफ़ेद मिलती है और बाकी जो समतल में जड़ रहती है वो 25 से 30% कम से कम बीमारी ग्रसित होती है और उपज भी बहुत कम मिलती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, ग्राम बहेली
जिला पौड़ी गढ़वाल के राजकुमार ने। आपने बटेर पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। बटेर एक लाभकारी व्यवसाय है और बटेर को अगर हम देखें तो स्वादिष्ट मांस के लिए ये सदियों से अपनाया जाता रहा है। सामान्यतः अगर हम देखें बटेर पालन को तो मुर्गी पालन की तुलना में ये व्यवसाय किसानों के लिए एक अच्छा और एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। मुर्गी की तुलना में अगर हम देखें जैसे आवास के दृष्टिकोण से तो एक मुर्गी की जगह में कम से कम हम 7 से 8 बटेरों को हम जो है रख सकते हैं उसी जगह में। दूसरा आहार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक मुर्गी की आहार की खपत में हम कम से कम 4-5 बटेर को हम जो है आराम से पाल सकते हैं। अंडा उत्पादन की दृष्टि से अगर हम देखें तो बटेर में मुर्गी पालन की तुलना में अंडा उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है और एक बटेर से हम वार्षिक अंडा उत्पादन की दृष्टि से जब देखते हैं तो 350 से लेकर के 300 या 305 तक जो है हमें इसमें अंडा उत्पादन मिल जाता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं को अगर हम जो है ध्यान में रखें तो हम ये कह सकते हैं कि मुर्गी पालन की तुलना में बटेर पालन भी किसानों के लिए एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। सामान्यतः बटेर को हम जो 2 उद्देश्यों से हम पाल सकते हैं, जैसे अंडा उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए। दोनों के लिए अलग अलग प्रजातियां हम जो चुन सकते हैं। जैसे सामान्यतः अगर हम देखें तो बटेर की जो जापानी किस्म है उसी से बहुत सारी प्रजातियां जो विकसित करके अंडा और मांस के क्षेत्र में जो है उनको जो हमने पॉपुलर बनाया या पॉपुलरिटी की गई है उसमें जो है। और वैसे अगर हम देखें तो इसमें इंग्लिश, जापानी या फराओ बहुत सारी ऐसी प्रजाति हैं कि जिनको हम विभिन्न उद्देश्यों से पाल सकते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली ने जापानी बटेर के साथ में संकरण करके बहुत सारी ऐसी स्ट्रेन्स या प्रजाति विकसित की हैं कि जिनको हम मांस उत्पादन के लिए या अंडा उत्पादन के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कैरी उज्ज्वल है, कैरी श्वेता है, इस तरह की मतलब जो है। और इन प्रजातियों का जर्म प्लाज्म भी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली पर अवेलेबल है उसमें जो है। तो इन प्रजातियों का हम जो है विभिन्न उद्देश्य से हम जो है चयन कर सकते हैं और उनको पाल करके इस व्यवसाय से हम अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। बटेर का एक चूजा लगभग 5 से 10 ग्राम तक का होता है। बटेर पालन के लिए लगभग 6 से 7 दिन के चूजों को खरीदना चाहिए, क्योंकि शुरुआती हफ्तों में ही इनकी मृत्यु दर अधिक होती है। चूजे लाने के बाद ब्रूडर घर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। बटेर पक्षियों को कम जगह में ही आसानी से पाला जा सकता है। तो सामान्यतः इसमें हम चूजों की, जैसे मुर्गी के उसमें हम जो चूजों की ब्रूडिंग करते हैं तो हम डीप लीटर सिस्टम में भी कर सकते हैं, होवर टाई के ब्रूडर में या बैटरी ब्रूडर में। लेकिन बटेर में हम जब ब्रूडिंग की विधि अपनाते हैं तो इसमें बैटरी ब्रूडर जो है होवर टाइप के ब्रूडर की तुलना में ज़्यादा लाभकारी रहता है उसमें। और उस ब्रूडर में हम जो है इनमें होने वाली मृत्यु दर को हम जो कम कर सकते हैं। सामान्यतः ये जो बैटरी ब्रूडर्स हैं ये 80 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में हमें मल्टी स्टोरी या मल्टी टियर्स में जो है इन ब्रूडर्स का हमें उपयोग करना चाहिए। और उसी में हमें तापक्रम और उसमें दाने पानी की व्यवस्था जो है वो रखनी होती है। उसमें अंदर होल्डर्स लगा करके बल्ब लगे होते हैं, तापक्रम उनसे मेंटेन करते हैं। उसमें चूजे आने से पहले 24 घंटे पहले हम ब्रूडर में तापक्रम जो है, जैसे प्रथम सप्ताह में 90 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में 85 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह हम जो प्रत्येक सप्ताह 5-5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है तापक्रम कम करते जाते हैं उसमें जो है। और उसी में हमें दाने पानी के बर्तन चूजों की आयु के अनुसार बैटरी ब्रूडर्स में रखने चाहिए उसमें। अगर बैटरी ब्रूडर की बजाय या किसान के पास में बैटरी ब्रूडर्स उपलब्ध नहीं है और चूजों की ब्रूडिंग हमें जो है फर्श पे करनी है या होवर टाइप के ब्रूडर में करनी है तो उसमें हमें जो लिटर हम यूज़ करते हैं उसमें धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा, तो उसके ऊपर हमें होवर टाइप के ब्रूडर में कोरोगेटेड पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा सामान्य प्रबंधन में अगर देखें हम जो है तो आहार प्रबंधन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। और चाहे हम मुर्गी पालन करें या बटेर पालन करें या दूसरा व्यवसाय करें, ये आहार प्रबंधन एक ऐसा पहलू है कि कुल लागत का इसमें 70 से 75% भाग अकेला आहार प्रबंधन पे जाता है। तो इसलिए मुर्गी पालक या जो हमारे बटेर पालक किसान भाई हैं उनको इस पहलू पर विशेष कर जो है वो ध्यान देना चाहिए। और बटेर से अच्छी आय
या अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये उचित होता है या अच्छा होगा कि हम उनको संतुलित आहार पर ही पालें। और इसमें सामान्यतः 1 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह की आयु तक हमें इसमें स्टार्टर राशन जो है वो देना चाहिए, जिसमें प्रोटीन जो है 22 से 23% होती है। और 3 सप्ताह बाद हमें इसमें फिनिशर राशन, जैसे अगर हम मांस के लिए पाल रहे हैं बटेर जो है, तो उसमें हमें दूसरा जो राशन है 3 सप्ताह बाद वो फिनिशर राशन देना चाहिए उसमें जो। उसी तरह अगर अंडा उत्पादन हेतु अगर हमें बटेर पालन करना है तो उसमें 1 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह तक हमें स्टार्टर राशन देना चाहिए। 3 सप्ताह से जो 5 सप्ताह तक हमें ग्रोअर राशन, और 5 सप्ताह के बाद में हमें जो लेयर ब्रीडर राशन जो है वो देना चाहिए उसमें जो है। और आहार कभी भी किसान भाइयों को अधिक लंबे समय के लिए वहाँ स्टोर नहीं करना चाहिए, भंडारित नहीं करना चाहिए। आहार प्रबंधन में आहार को हमेशा नमी से वो बचा करके रखना चाहिए। और आहार के जो बर्तन हैं, फीडर जिनको हम कहते हैं, तो फीडर का 1/4 भाग आहार देते समय हमें वो खाली रखना चाहिए, ताकि जो आहार नीचे गिर कर उसकी बर्बादी या आहार जो वेस्ट हो रहा है उसको हम जो बचा सकें उसमें जो है। तो इस प्रकार आहार प्रबंधन पर विशेषकर हम जो है ध्यान देना चाहिए। दूसरा, पानी स्वच्छ, उस पर हमें जो विशेषकर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इसमें हमें जो है पानी के साथ में समय समय पे जो है बहुत सारे मिनरल्स या विटामिन्स या मिनरल सप्लीमेंट जो है हमें वो देनी चाहिए, जैसे बिमरोल है, प्रोटोसोल है, कैल्डी प्लस है। इस तरह के अगर हम जो है पानी के साथ में ये मल्टीविटामिन्स का उपयोग करते हैं तो जो स्ट्रेस की वजह से इन पक्षियों में जो मृत्यु दर होने की संभावना आती है उसको हम जो कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है, और एक खास बात जो है, जैसे सामान्य प्रबंधन में अभी बहुत सारे बिंदु आ रहे थे, एग कलेक्शन जो है, अंडा का एकत्रीकरण जो है। तो अंडे कभी कभी जैसे हम मुर्गी पालन देखते हैं कि डीप लिटर में जब मुर्गी पालन करते हैं तो बहुत सारी मुर्गियां अंडों को तोड़ देती हैं, वीट कर देती हैं या खा जाती हैं उसमें। तो इस तरह की क्षति से बटेर पालन में भी समस्या आती है। तो उससे हमें अंडों को बचाने के लिए दिन में कम से कम जो है 2 से 3 बार हमें अंडों का कलेक्शन या अंडों का एकत्रीकरण जो है वो शेड में हमें करना चाहिए, या केज सिस्टम में है तो केज सिस्टम में। वैसे सामान्यतः आवास व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो डीप लीटर की तुलना में इसमें बैटरी ब्रूडर्स या जो मल्टी टीयर्स में जो केज सिस्टम होता है वो बटेर पालन के लिए काफ़ी उचित या लाभकारी होता है इसमें। तो इस प्रकार इन सामान्य बिंदुओं को ध्यान में रख करके जो हमारे मुर्गी पालक किसान भाई हैं वो बटेर पालन को मुर्गी पालन की तुलना में अपना करके इससे लाभ अर्जित कर सकते हैं, अच्छा अंडा उत्पादन ले सकते हैं। और ये व्यवसाय उनके लिए एक दूसरे व्यवसायों के साथ में अपना करके, एक सह व्यवसाय के रूप में अपना करके एक अच्छा और लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कैसे ले बासमती धान से अच्छी क्वालिटी की उपज? गुलाब खेती करके कमा सकते हैं अधिक मुनाफा।
किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।